बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PTV Sports के flagship football show के में खुश आमदीद। Thank you for being with us this evening. It's always a pleasure being in front of you and discussing football as always. Before we start in the program, अभी कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं from the English Premier League. अगर हम बात करेंगे Crystal Palace की, a club which has been punching above its weight for quite some time now. Olivia Glasner ने कह दिया है कि अब वो कंटिन्यू नहीं करेंगे Crystal Palace के साथ. एंड ऑफ द सीज़न जो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे. उसके साथ साथ जो उनके टीम के प्लेयर हैं, जो क्या कहते हैं, इंग्लैंड के राइट बैक भी हैं मार्क गोई, उनका भी कंफर्म हो गया है कि अब वो जा रहे हैं मैनचेस्टर सिटी. तो मैनचेस्टर सिटी ने इस विंडो के अंदर काफ़ी बड़ी अच्छी साइनिंग्स उन्होंने की है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट वो हो रहे हैं. पहले हमने देखा सेमेन्यो, अब मार्गोई की भी बात भी कंफर्म हो चुकी है. तो काफ़ी बड़ी खबरें आ रही हैं क्रिस्टल पैलेस की और इंग्लिश प्रीमियर लीग की जानिब से. साथ साथ अगर हम बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट इन माय हम्बल ओपिनियन कॉन्टिनेंटल कप्स AFCON की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम एक दफ़ा फाइनल देखेंगे. इस दफ़ा मोरक्को और सेनेगल का. सेनेगल ने अब पिछले 4 AFCONs में ये इनका तीसरा फाइनल होगा. एंड एक दफ़ा फिर teammates, friends, and now Sadio Mane once again is putting Mohamed Salah out of competition. 2022 के AFCON में यही हुआ. उसके साथ साथ जो क्वालिफिकेशन थी वर्ल्ड कप की, तभी भी साने जो है टॉर्नामेंट करने आए साला को, और एक दफ़ा फिर इस बार भी साने ने जो है साला को बाहर किया था. हम इसके बारे में बात करेंगे. प्लस EFL कप, आर्सेनल ने हराया चेल्सी को एंड मैन सिटी बीट न्यूकासल. ऑल्दो दिस वाज जस्ट द फर्स्ट लेग, थिंग्स कैन बी डिफरेंट इन द सेकंड, बट नॉट very difficult for Newcastle. Maybe Chelsea can overturn things. उनके जो नए मैनेजर हैं, he started with a loss. And साथ साथ of course Real Madrid midweek हमने ये देखा कि मंडे रात को एक खबर आती है कि Xabi Alonso को सैक कर दिया गया है. दैट वाज शॉकिंग न्यूज़. एंड उनकी रिप्लेसमेंट जो आए हैं, जो कस्टेला को लीड कर रहे थे, उन्होंने उनकी जगह ली. लेकिन मिडवीक में जो उनका कप कंपटीशन था, रियल मैड्रिड एक दफ़ा फिर हार गया. तो इनके प्रॉब्लम्स कैसे ख़त्म होंगे, क्या हो रहा है वहाँ पे, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के शो में. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड विद आवर यूजुअल सस्पेक्ट Abdul Latif Dadaboy. Sir, how are you? How does it feel to be just you alone in the hot seat today? All well, thank you for having me, Altamish. It's always a pleasure being here. लेकिन जो मंडे रात को जो हुआ है, हमने शो ख़त्म किया है, यहाँ से मेरे ख्याल से मैं सिर्फ घर पहुँचा ही था कि आपका मैसेज आया था कि Alonso has been sacked as well, and that was really surprising because what really changed overnight, I think एक मैच की बुनियाद पे अगर आप कोच को सैक कर रहे हो, probably it's not the right decision, but लेकिन behind the scenes there are a lot of politics going on. Obviously it is Real Madrid we are talking about. In the end player power won over the manager. Simple यही हुआ था. जो उनके इख्तलाफात थे स्पेशली विनीसियस से, और कहा जाता है कि जो उल्टी गिनती अलोंसो की जो ना उस दिन से शुरू हुई थी जब उन्होंने एल क्लासिको में अक्टूबर में जब रियल मैड्रिड जीता था 2-1, विनीसियस को जब सब्स्टिट्यूट किया था और विनीसियस ने एक टैंट्रम थ्रो किया था कि भाई क्यों मुझे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, मुझे क्यों निकाला. एग्जैक्टली. तो वहां से ही मतलब एक रिफ्ट शुरू हुई प्लेयर पावर और अलोंसो की. एंड बिकॉज ऑब्वियसली बेलिंगम आल्सो हैड इश्यूज कि जब वो इंजरी से वापस आए थे तो उनकी ही वांटेड टू प्ले हायर अप द पिच, लेकिन वो आर्दा गुलर को वहां पे खिला रहे थे. फिर इवेंचुअली उन्होंने और प्लस स्टाइल ऑफ प्ले एज वेल. मंडे को हम बात कर रहे थे कि थॉमस फ्रैंक नजर आ रहे हैं कि ही विल बी नेक्स्ट इन लाइन, लेकिन तब ये जो है ज़ाबी अलोंसो की जो है वो खबर सामने आ गई. लेकिन अब जो ये मिडवीक भी हारे हैं ये, अब तो नजर आ रहा है कि कोच मैनेजर से तो फर्क नहीं पड़ रहा. इट्स द प्लेयर्स देमसेल्व्स. एब्सोल्युटली. अल्टीमेटली अल्बासेटी सेकंड डिवीजन में 17th, जस्ट अबव द रेलेगेशन जोन. उनका इतना बुरा हाल है और वो आखिरी 10 मिनट्स के अंदर जो हुआ है, इट वाज कंप्लीट केओस बिकॉज इंजरी टाइम के अंदर रियल मैड्रिड ने इक्वलाइजर स्कोर किया था. 2-2 हुआ था, फिर वापस से इंजरी टाइम के अंदर ही 3-2 हो गया. एंड इट वाज सो फ्रेनेटिक. कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई डिफेंसिव सॉलिडिटी नहीं. एंड वन थिंग विच आर्बेलोवा रियली गॉट रॉन्ग ओवर हियर कि भाई उन्होंने ये सोचा कि जो उनके सीनियर प्लेयर्स हैं, ठीक है उनको स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम उनको बेंच पे तो रखो ताकि अगर सिचुएशन खराब होती है तो ऑफ द बेंच आके वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गेम को. लेकिन द बेंच रियली हैड डिफेंडर्स एंड यंगस्टर्स, दैट्स इट. देयर वाज नो मतलब एम्बापे वगैरह जो सीनियर बेलिंगम जो सीनियर प्लेयर्स थे वो मौजूद ही नहीं थे बेंच पे. आई थिंक ही रियली गॉट दैट रॉन्ग. एंड अब देखना ये है कि सीजन के एंड तक टिक पाते हैं आर्बेलोवा कि शायद उनकी भी छुट्टी हो जाए बिकॉज इट्स रियली chaos out there in Real Madrid. Absolutely, not just there, even like clubs across Europe हम बात करें, मैनेजर्स की स्पेशली हम बात करते हैं, जो हो रहा है यूनाइटेड के साथ, जो हो रहा है सेल्टिक में, जो हो रहा है साथ साथ अभी जो स्पर्स की भी बात की जा रही है कि वहाँ पे भी कुछ पता नहीं कि थॉमस फ्रैंक कितना रहते हैं. लेकिन AFCON एंजॉय कर रहे हैं आप? AFCON तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ. आई एम श्योर उस पर तो हम डिटेल में बात करेंगे. अच्छा, ये जो मैंने एक और बात की कि ग्लासनर जा रहे हैं क्रिस्टल पैलेस, अब वो साइन नहीं कर रहे एक्सटेंशन. दैट्स वेरी स्मार्ट ऑफ हिम. दैट इज वेरी स्मार्ट बिकॉज
he is actually seeing that there are a lot of opportunities which are going to come up in the summer as well, because Manchester United का रोल है. Manchester United के लिए एक ट्रांजिशन ओलिवर ग्लासनर के साथ ईजी हो जाएगी, बिकॉज वो भी 3-man डिफेंस खेलते हैं लेकिन वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. ही एक्चुअली मेक्स द प्लेयर्स बेटर. तो एक ग्लासनर की सिचुएशन वहां पे बन सकती है. अलोंसो इज बीइंग वेरी हाईली लिंक्ड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल. आर्नी स्लॉट की भी अभी सवालिया निशान है. देयर आर स्टिल शैडोज हैंगिंग ओवर हिम कि शायद समर में लिवरपूल उनको खैराबाद कह दे. लेकिन हम अगर जिक्र करें बायर्न म्यूनिख का, अल्तमश विंसेंट कंपनी वहां पे जो काम कर रहे हैं बहुत ही अंडररेटेड है. इतना उनका जिक्र नहीं होता. 17 आउट ऑफ 32 गेम्स वो इस सीजन अब तक जीत चुके हैं. 47 पॉइंट्स उन्होंने अभी तक हाफ वे स्टेज पे अर्न किए हैं, एंड विच ही हैज इक्वल्ड पेप गार्डियोला's रिकॉर्ड इन 2014-15. तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अंडर द रेडार जा रहे हैं कंपनी. उनके इतना जिक्र नहीं हो रहा. स्पेशली वो जो 24-15 की जो टीम, सॉरी 14-15 की जो टीम थी, वो कुछ और ही टीम थी. एग्जैक्टली, एंड टू इक्वल दैट रिकॉर्ड एंड विद अ बेटर गोल डिफरेंस. यस, फेनोमिनल अचीवमेंट. एंड अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो वो भी अपना कोपा डेल रे का जो फिक्सचर था मिडवीक, वो 11 मैचेस जीत गए, लेकिन हांसी फ्लिक कह रहे हैं दैट मींस नथिंग. लेकिन एक और बड़ी बात है, कप कंपटीशन में पीएसजी हार गई पेरिस एफसी से. Exactly, which is a huge shock. अल्तमश 1970 में ये दोनों एक ही थे. ये पहले मर्ज हुए, फिर स्प्लिट हुए, फिर वापस अभी अलग हो गए हैं. अजीब एक टॉपसी टर्बी दोनों की रिलेशनशिप रही है, लेकिन ऑब्वियसली दैट इज गोट टू बी अ ह्यूज अपसेट. और पीएसजी से पर ट्रेबल नहीं कर सकेगा, वरना तो ये होता है कि हर सीजन एक एक्सपेक्टेड होता है कि ईएफएल कप भी जो होता है, फुटबॉल एसोसिएशन कप होता है, उसके अलावा जो उनका कोपा होता है वो भी जीतते हैं ये. और जो लीग तो वो कोपा डी फ्रांस जिस तरीके का नाम है, प्लस जो लीग होती है वो तो इनके नाम ही होती है, तो एटलीस्ट ट्रेबल नहीं आने वाला. बिल्कुल सही. चलते हैं अब आपके फेवरेट कंपटीशन एफकॉन की जानिब, और उसका जो सेमीफाइनल्स खेले गए मिडवीक, उससे पहले बात कर लेते हैं सेनेगल वर्सेस इजिप्ट. जैसे मैंने पहले कहा, सादियो माने कमिंग टू हंट हिज ओल्ड टाइम टीममेट एंड फ्रेंड मोहम्मद साला वंस अगेन. जरा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं. सेनेगल ने इजिप्ट को 1-0 से हराया. इसके हाइलाइट्स देखते हैं, अब फिर इसे डिस्कस करते हैं. Sadio Mane with a goal there, and the funny thing about both these teams is कि पिछले 6 मैचेस में जब ये आमने सामने हुए हैं, सिर्फ इन्होंने हर मैच जो है वो 1-0 से खत्म हुआ है, एंड 6 मैचेस में सिर्फ 7 गोल स्कोर हुए हैं. इस मैच का भी XG दोनों टीमों का बिलो 1 था. यहाँ तक कि इजिप्ट जितनी वो अटैकिंग टीम है, इस मैच के अंदर 84th मिनट तक उनका एक शॉट भी नहीं आया था. एंड ओवरऑल अगर हम देखते हैं 1-0 से जो है ये जीतती है सेनेगल की टीम, और एक दफ़ा फिर एफकॉन में ये जगह बनाती है, और मोहम्मद साला इन इजिप्ट विल गो बैक होम. द फैरोज are no more in this competition. जी कैसे देखते हैं? अल्तमश ये तो सेनेगल एक बूगी टीम बन गई है इजिप्ट की, बिकॉज जैसे आपने ही बताया कि 21 का एफकॉन फाइनल हारे थे सेनेगल से, प्लस 2022 का जो वर्ल्ड कप था उसका जो प्ले ऑफ मैच था वो भी हार गए थे इजिप्ट सेनेगल से. साला माने से हारे थे, और अब ये सेमीफाइनल दोबारा ऐसा हुआ है. एंड अगेन माने स्कोरिंग, साला वाज कंप्लीटली अनोनिमस इन दिस गेम. उनके 12 पासेस थे, इसमें 9 कंप्लीट थे, एंड जस्ट 30 टचेस. वेरी मतलब बैड स्टेटिस्टिक्स टू से पोलाइटली. इससे पहले लेकिन 4 गेम्स में थे 4 गोल स्कोर किए थे साला ने. ऐसा नहीं कि ये कंपटीशन बिल्कुल एक फ्लॉप गया था उनके लिए. पर्सनल में भी शायद उन्होंने अपना फॉर्म रिकवर किया, लेकिन इस गेम के अंदर जो टैक्टिक्स थी, इजिप्ट को कंप्लीटली रिलाइंग ऑन लॉन्ग बॉल्स, और बस वो ये काउंटर अटैक में खेलने की कोशिश कर रहे थे. फुल एक डिफेंसिव माइंडेड परफॉर्मेंस थी. दे वर नॉट इवन लुकिंग फॉर अ गोल, आई सपोज, बिकॉज़ both teams weren't the way they were playing. exactly. Although Senegal still had मतलब स्लाइटली बेटर चांसेस, उनके ऑन टारगेट भी शॉट ज़्यादा थे, ओवरऑल शॉट्स भी ज़्यादा थे. हबीब डियारा का भी एक शॉट ब्लॉक हुआ था, और जो कमारा जो उनके सब्स्टिट्यूट थे वो जब बेंच से आए थे तो उनका एक तो पहली बात उन्होंने शॉट वाइड मार दिया, फिर एक और जब मौका मिला तो उनका शॉट कीपर ने सेव किया, और वहाँ से फिर माने को मौका मिला कि टू स्लॉट होम और 1-0 की विक्ट्री. माने की बात करें और यही स्टोरी लाइन रही है कि माने ही बार बार साला को बार करें. काफ़ी अच्छा माने ने ट्रिब्यूट दिया है मैच के बाद साला को, जो शोज हिज ग्रेस एंड क्लास एज वेल. सुनते हैं कि माने ने क्या कहा साला और इजिप्ट के बारे में इस मैच के बाद. Indeed, very classy of Sadio Mane over there, and it's tribute to Mohamed Salah and Egypt as well. Latif, quick comment. प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको इनके मैच के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया. ही स्टार्ट्स ऑफ बाय गिविंग ट्रिब्यूट टू इजिप्ट, देयर टूर्नामेंट एंड हिज फॉर्मर टीममेट. व्हाट अ क्लासी जेंटलमैन, नो क्वेश्चन. अल्तमश ऑल थ्रू आउट हिज प्लेइंग करियर इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है. ही इज ऑलवेज बीन वेरी वेल रिस्पेक्टेड, और इनफैक्ट वो एक बड़ी फेमस इमेज है सोशल मीडिया के ऊपर कि जहाँ पे उनका आईफोन के ऊपर क्रैक पड़ा हुआ था, वो वही आईफोन यूज़ कर रहे थे, उन्होंने चेंज नहीं किया था, बिकॉज लॉट ऑफ हिज अर्निंग्स ही डोनेट्स टू चैरिटीज़, और वो अपने होम कंट्री के अंदर ऑब्वियसली उन्होंने हॉस्पिटल एंड स्कूल्स वगैरह
वगैरह काफ़ी बिल्ड किए हैं, विच इज़ फैंटास्टिक ट्रिब्यूट। अल्तमश पिछले 4 AFCONs के अंदर तीसरा फाइनल खेलेगा सेनेगल, और फर्स्ट टाइम इन 42 years Egypt hasn't gone past the semi-final stage. I know that's very shocking given how the quality Egypt possesses. थोड़ा सा ऑडियंस को पता चल जाए कि हम भी किस एज के हैं। हम अगर बता दें कि हमारी सेनेगल की जो पहली मेमोरी है वो 2002 का वर्ल्ड कप था, जब उन्होंने पहले राउंड में फ्रांस को हराया था। तो उस वक्त के डिफेंडिंग चैंपियंस थे, and we were all in shock. We were in, I think, A levels at that time or something. Probably, yeah. That's how old we are. But on that note, we'll take a short break. Aake we'll discuss Nigeria, Morocco, and Morocco going into the finals in their home country. साथ साथ EFL को discuss करेंगे and lots more. Stay with us right here on Kickoff. ब्रेक के बाद खुशामदीद। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे AFCON का जो पहला सेमीफाइनल था बिटवीन इजिप्ट एंड सेनेगल। सेनेगल ने 1-0 से जीता और जगह बनाई फाइनल के अंदर वन मोर टाइम। अब हम डिस्कस करेंगे नाइजीरिया वर्सेस द होम नेशन मोरक्को। यहाँ पे मैच बराबर रहता है, इट गोज टू पेनल्टीज एंड 4-2 के स्कोर लाइन से मोरक्को आगे जाता है। याद रहे कि मोरक्को हैव नॉट बीन दैट गुड इन पेनल्टीज, बट ओवर हियर they came up trumps and they won this and now they are in their home finals. जरा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं। First final for Morocco in the AFCON since 2004. और अगर हम मोरक्को को one of the best footballing nations in the world कहें तो ये गलत बिल्कुल नहीं होगा। हर टियर पे अगर हम इनके जो एज वाइज इनकी टीम्स हैं, अंडर 17, 19, 21, इनकी विमेंस टीम है, सब जो हैं सफ़तुआत के जो हैं झंडे गाड़ लिए हैं और अब AFCON के ये भी फाइनल में पहुंच चुके हैं ओवर पेनल्टीज। जैसे मैंने पहले कहा था कि पेनल्टीज पे ट्वाइस देव लॉस्ट बिफोर, लेकिन इस दफ़ा दे केम आउट ट्रम्प्स वर्सेस नाइजीरिया 4-2 के स्कोर लाइन के साथ। एंड यासीन बोनो का जो एक सेव था, मिराकुलस सेव था, जिस तरह से वो ऑलमोस्ट डाइव कर चुके थे लेकिन पॉज करके राइट हैंड से वो एक पेनल्टी सेव करते हैं, जिसकी बदौलत now they're in the finals। कैसे देखते हैं आप Absolutely. इस मैच को? नाइजीरिया लूजिंग सुपर ईगल्स एंड अगेन अ वेरी लो इंटेंसिटी मैच, आई वुड से। XG भी दोनों टीमों की बहुत कम थी। बरक्स how these teams are used to playing. बिल्कुल, अल्तमश, it reminded me of the Spain versus Morocco match during the 2022 World Cup, जहाँ पे यासीन बोनू की ही हीरोइक्स थी जिन्होंने मोरक्को से स्पेन को, मतलब मोरक्को को विक्ट्री दिलाई थी ओवर स्पेन। I remember that very vividly because I was there. यहाँ पे अल्तमश हुआ यही कि nil-nil स्कोर लाइन, कुछ दोनों टीम्स ऑल्दो ट्राइड। देखें, असल जो मैच जो चेंज हुआ है ना, ये मैच का जो पूरा सिस्टम था, विल्फ्रेड एनडीडी जो हैं, ही गॉट सस्पेंडेड इन द क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट अल्जीरिया बिकॉज ऑफ टाइम वेस्टिंग, सिली येलो कार्ड। अब वो इस मैच के अंदर जो ओनियडी का जो खेल रहे थे डायमंड फॉर्मेशन के अंदर, ही लॉस्ट पोजेशन टाइम एंड अगेन। ऑब्वियसली वो उस किस्म की CDM वाली क्वालिटीज़ नहीं है उनके पास, तो वहाँ उनको बहुत एनडीडी को बहुत मिस किया। मिडफील्ड जो बैटल था वो मोरक्को ने पूरा डोमिनेट किया और दे डिफेंडेड विद नंबर्स हमेशा, और अर्जेंसी थी उनकी प्रेसिंग के अंदर, तो वो नाइजीरिया को जो ना बिल्कुल उन्होंने दबोच के रखा। स्पेशली एडेमाला लुकमन जो थे, उनको तो बॉल मिलती थी और देयर वाज ऑलवेज मोरक्को उनके ऊपर चढ़ के बॉल हमेशा जीत लेती थी। ओस्मान के पास भी कोई इतने चांसेस नहीं आए। तो जो टैक्टिकल बैटल था, मैं समझता हूँ मोरक्को ने जीता, मिडफील्ड बैटल मोरक्को ने जीता। ऑल्दो जो नाइजीरिया का डिफेंस था वो काफ़ी सॉलिड नजर आए। जो कैल्विन बैसी जो हैं, जो फुलहम के डिफेंडर हैं, ही रियली प्लेड वेल। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा गेम एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जाती है। एक्स्ट्रा टाइम के अंदर तो मुझे लगा कि देयर वर नॉट लॉट ऑफ क्लियर चांसेस। ओस्मान को 117th मिनट पे सब्स्टिट्यूट करना मेरे ख्याल से इतनी अक्लमंदी नहीं थी। 2-3 मिनट ही बाकी थी, उसको रहने देते। ऑब्वियसली ही वुड हैव बीन अ डेफिनेट पेनल्टी टेकर। तो आई थिंक नाइजीरिया ने यहाँ पे थोड़ी गलती की। नाइजीरिया हो और ऐसी डिसीजंस ना हो, ओस्मान की सेलिब्रेशन ना हो, कैसे हो सकता है? 17 टाइम्स में से 8 टाइम्स सेमीफाइनल्स के अंदर बाहर हुई है नाइजीरिया। दे हैव दिस सॉर्ट ऑफ वुडू अगेंस्ट देम इन द सेमीफाइनल्स। और लेकिन जब भी ब्रॉन्ज
वाला मैच खेला है वो हमेशा जीते। तो 8 ब्रॉन्ज मेडल नाइजीरिया के पास जरूर है इस कंपटीशन के अंदर। एंड यू नेवर नो नाइजीरिया वर्सेस इजिप्ट, अब देखते हैं उसके अंदर क्या होता है थर्ड एंड फोर्थ मैच के अंदर। लेकिन जो आपके लायंस ऑफ एटलस हैं मोरक्को, उन्होंने खूब जम के सेलिब्रेट किया अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर, जरा उसकी भी जरा झलकियां देखते हैं। लतीफ आपका फेवरेट गाने पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपकी मोरक्कन टीम जो है काफी अच्छा लगा देख के। एंड ये विक्ट्री एंथम बन गया अल्टीमेट, हमने सारी टीमों को देखा इसी के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। एंड लेट्स सी अब कौन जीता है बिटवीन सेनेगल एंड मोरक्को। थोड़ा सा टिल्ट फेवर जा रहा है मोरक्को के साथ, क्योंकि वो होस्ट नेशन है, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है फुटबॉल के अंदर 2022 के वर्ल्ड कप में भी वो बहुत डीप गए थे। सो विल डू वंडर्स फॉर द टीम। इफ दे डोंट विन देयर विल बी हार्ट ब्रेक फॉर ऑल द होम सपोर्टर्स, वो देख के जरूर अफसोस तो होगा, बट विशिंग बोथ टीम्स द बेस्ट इन द फाइनल। अब जरा स्टैट्स पे नजर डालते हैं कि ओवरऑल अब तक क्या बेहतरीन स्टैट्स रहे हैं, प्लेयर स्टैट्स रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। अगर हम टॉप स्कोर की बात करते हैं, रियल मैड्रिड के इब्राहिम डियाज मोरक्को के प्लेयर हैं, 5 उनके गोल्स हैं। विक्टर ओसिमन फॉर नाइजीरिया उनके 4, मोहम्मद साला के 4। एंड असिस्ट की बात करते हैं, जैसे लतीफ ने मेंशन किया, अडेमा लुकमैन उनके 4, सादियो माने के 3 एंड ओसिमन के 2। एंड गोल प्लस असिस्ट के अंदर इट्स लुकमैन सबसे आगे हैं, देन ओसिमन एंड देन इब्राहिम डियाज, 5 गोल इन्वॉल्वमेंट उनकी है। एंड अगर हम डिफेंसिव स्टैट्स की बात करते हैं, यासीन बोनो के सबसे ज़्यादा सेव्स हैं 5, देन एडवार्ड मेंडी जो इससे पहले चेल्सी और अब वो सऊदी अरेबिया में फुटबॉल खेल रहे हैं, एंड लूका ज़िडान, ये हैं साहिबजादे ऑफ ज़िनेदीन ज़िडान। एंड सेव परसेंटेज सबसे ज़्यादा बेहतर एडवार्ड मेंडी की है, एंड उसके बाद लूका ज़िडान तीसरे पे। एंड those are the overall defensive stats as well, but it's good to see Luka Zidane in action as well। वो जो हैं अपने फादर की जो मुल्क हैं, अपने एंसेस्ट्रल कंट्री अल्जीरिया, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और काफ़ी उनको भी लाइमलाइट मिली इसके अंदर। एंड काफ़ी फैमिली भी उनकी इन्वॉल्व रही, उनकी फैमिली वाज ऑलवेज इन द स्टैंड सपोर्टिंग देयर सन, सो इट वाज गुड टू सी दैट। ऑन दैट नोट विल गो फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक से आके विल डिस्कस द EFL मैचेस। एंड हमें ज्वाइन कर रहे हैं goal.com, द पॉपुलर फुटबॉल मैगजीन इंटरनेट वेबसाइट, उनके जो एडिटर हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर सम एनालिसिस। स्टे विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। ब्रेक के बाद खुशामदीद, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। वी सो फार डिस्कस द AFCON। अब आगे बढ़ते हैं, विल डिस्कस द EFL कंपटीशन जिसके अंदर सेमीफाइनल्स खेले गए, सॉरी फर्स्ट लेग खेला गया फाइनल का, सेमीफाइनल्स का। एंड उसमें जो है सिटी ने हराया न्यूकासल को 2-0 की स्कोर लाइन से। आर्सेनल वेंट टू चेल्सी एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, वहाँ पे उन्होंने 3-2 से मैच जीता। एंड क्विकली इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एंड आर्सेनल ऑफ कोर्स स्कोरिंग द फर्स्ट गोल ऑफ अ सेट पीस, उसके बाद ग्योकोरेस इन एक्शन विद अ गोल एंड असिस्ट, और फिर तीसरा गोल आता, फिर चेल्सी का गोल आता है, देन they go 3-1 up. Garnacho के 2 goals, but not the best start for the new manager. And City, on the other hand, 2-0 से ये मैच जीतते हैं। Semenyo back to back 2 मैचेस में गोल कर देते हैं। फर्स्ट प्लेयर इन Adebayor in City 2009 के बाद उन्होंने कंसेक्यूटिव जो है 2 मैचेस में गोल स्कोर किया हो। कैसे देखते हैं, एंड डू यू सी रिवर्स फिक्चर में कुछ चेंज हो रहा है या यही दोनों टीम आगे जाएंगी? एब्सोल्युटली अल्टीमेट, देखें जो चेल्सी आर्सेनल वाला जो गेम था उसके अंदर ऑब्वियसली गर्नाचो केम ऑफ द बेंच एंड कंप्लीटली चेंज द मोमेंट, चेंज द कम्प्लेक्शन ऑफ द टाई, बिकॉज ये जो गोल आए हैं ये फंडामेंटल हैं टू कीप द टाई अलाइव। अगर ऑब्वियसली गर्नाचो एक एफर्ट्स नहीं होता तो टाई खत्म हो चुका था, सेकंड लेग वुड जस्ट हैव बीन अ फॉर्मेलिटी। इस गेम के अंदर अगेन रॉबर्ट सैंचेज एक्सेप्शनली पुअर, मतलब चेल्सी बिलियंस खर्च करके इतनी पुअर क्वालिटी का गोलकीपर होगा तो फिर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कुछ होना। पहला गोल जब सेट पीस से आता है 24 गोल जी उनके हो गए हैं सेट पीस से, ऑब्वियसली टॉप 5 यूरोपियन। लेकिन सैंचेज के साथ ये हो रहा है कि जैसे बात आती है कि इनको चेंज करना है, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, फिर उनको रोक दिया जाता है, फिर वो सेट हो जाते हैं, तो फिर वो वापस
Ultimately, Rosenier की जो tactics भी जो ना playing out from the back, it's not really working well, especially because Sanchez की वो इतनी capability भी नहीं है, plus defense also was not, coping up with it. Man City on the other hand, there was a very controversial moment. Semenyo की जो एक penalty, जो goal था वो disallow किया गया because वो एक offside position में हालांड को तस्वर किया जा रहा था. 5 मिनट लगे VAR को decide करने में and सारा जो मलबा था वो VAR के ऊपर गिरा because मुझे भी ऐसा लग रहा दिखने में it was an incorrect call. बिकॉज अल्तमश वो ऑटोमेटेड सेमी ऑटोमेटेड जो ऑफसाइड की जो होती है वो टेक्नोलॉजी इस कार्लिंग कप में नहीं थी कारबाओ कप के अंदर बिल्कुल नाम भी चेंज हो गया है इसका लेकिन वेरी क्विकली आप देख रहे हैं कि कुछ चेंज होते हुए या ये दो टीम आगे जाएंगी अल्तमश नहीं ऑब्वियसली सिटी तो मैं देख रहा हूँ न्यूकासल जो 2 गोल की लीड है वो तो नहीं ओवरटर्न कर सकता एंड आर्सेनल विद अ सुपीरियर स्क्वाड आई एम श्योर दे गोना बीट चेल्सी बिल्कुल सही चलें जी अब चलते हैं मार्क डॉयल की जानिब जो फीचर्स एडिटर हैं goal.com के उनसे हमारी काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई रिगार्डिंग ज़ाबी अलोंसो माइकल कैरिक जॉइनिंग मैन यूनाइटेड एंड द AFCON उनका क्या कहना था इन चीज़ों के बारे में आपसे शेयर करते हैं Good afternoon, Mark. Thank you so much for making time for us as always. And by the way, a very happy new year to you and your loved ones as well. It's the first time we're having you in the program since the turn of this year. Hope all's been good on your end. Yeah, absolutely fantastic. Thanks so much. And yeah, always a pleasure to be on. So cheers for the invite as usual. Thank you. The pleasure is all ours. So seems like the new year has started with a lot of managers being let go by their clubs. We saw what happened in Manchester United, so we'll just get to that. But the Real Madrid decision, I think, at least for me, it came as a big shock, the way it happened and the timing of it. What did you make of Real Madrid parting ways with Xabi Alonso, and why do you think it happened at this point? Yeah, I mean, the timing was a little bit surprising in the sense that we thought, at least in the initial aftermath of the Spanish Super Cup, that he was safe for the time being because Madrid had played reasonably well. They played their part in a very exciting game, and that the feeling was that that wouldn't be the tipping point. But I think quite obviously what happened is that in the immediate aftermath of that game, in the 24 hours that followed, let's say, when it became clear that Florentino Perez was considering giving them more time, a lot of players and maybe through their representatives started to make their feelings known, because then all of a sudden we started to see the following day reports that several members of the squad, key players in the dressing room, weren't entirely happy at all. Not just Vinicius Jr., because we've seen it, the public demonstrations of his unhappiness and dissatisfaction with Xabi Alonso. But I think it's very, very clear that there were other key members in that dressing room who weren't happy either. So in that sense, it's not a surprise to see him sacked, because these rumours, let's face it, go back nearly almost till just after the last Clasico, which they actually won. The game in which Vinicius protested so publicly to his withdrawal before the end of the game. So the rumours have been there right from almost from the start, really, if you go back to the Club World Cup, that the players hadn't responded well to Xabi Alonso, a systems manager with a very disciplined and coherent and meticulous approach to management, which is kind of such a contrast to maybe Carlo Ancelotti or Zinedine Zidane before him. These guys who adopted this kind of laissez-faire approach, that the players were given more freedom, both on and off the pitch, to do as they please. So maybe in that sense, I think definitely in that sense, it's not a huge surprise that Xabi Alonso hasn't worked out, even if I personally think it's an absolute shame that one of the most exciting young coaches in the world has been dispensed with, basically because of player power. Absolutely, and that was very evident as well, as you mentioned, with the footages which started coming out the very next day about how Mbappe did not want to give the card of honor, and players are listening to him. So very sad to see all that. But now, who do you think would be the ideal choice to replace Alonso at Real Madrid? What are the options there right now? Well, obviously, Arbeloa is in there on a temporary basis. They haven't specified the length of the contract, which I think is very, very telling. It feels like an interim job, just like Manchester United, until the end of the season. And that feeling has only intensified after the defeat at Albacete in the Copa del Rey during the week. I think even before that, none of us thought that Arbeloa, was the long-term solution, that he was the plan that they had in mind. I think very clearly Madrid are trying to buy time until the end of the season, when a lot more managers, high-profile managers, will become available after the World Cup. We know that's the thinking at Manchester United, it seems, or at least they're waiting for other contracts to expire. And I think that's going to be the case at Real Madrid as well, because Arbeloa
yes, for all his in-depth knowledge of how Madrid works, Xabi Alonso had that knowledge of how Madrid works too, and he was forced out very, very quickly. So I don't think Arbeloa is the solution. I think we're going to see names like obviously Jurgen Klopp's name was mentioned already. I don't see that happening. I think it would be a surprise if Klopp returned to management, and particularly with Real Madrid. I think Pochettino could be mentioned, Thomas Tuchel could be mentioned, just as they are with the Manchester United job. But at this stage, it's very hard to know in which direction they're going to go because who it's almost at this stage it's become an impossible job in terms of it's very difficult to coach that group of players because if the Albacete defeat in the Copa del Rey underline anything, it's not the manager that's the problem. It's the players and it's the atmosphere and it's the culture. Now that culture has been very successful for Madrid. They've consistently changed managers over the years, but they're going to have to find someone that's willing to take on that dressing room. And I'm not sure who that is right now, to be honest with you. That's so right. Managing the dressing room is a challenge in itself, just besides even what happens on the pitch. And so, Mark, if you can move on from Real Madrid, now we speak about Manchester United. We saw Amorim being let go over there as well. How do you feel about the way Manchester United handled that whole process of letting him go? And then now they've put Carrick in there as well. Pretty much seems like an interim basis decision as well. What do you make of all of this? Yeah, I don't think they've handled it particularly well whatsoever, which to me is not in the least bit surprising because since Ineos have taken over, with Sir Jim Ratcliffe at the helm, since they took charge of football operations at Old Trafford, I think they've made one disastrous decision after another. And so for Amorim to be sacked at a time when we were arguably seeing some improvement, small improvement, undoubtedly, but definitely some improvement, at least in terms of results, definitely in terms of the table. And there was a real chance, I thought, for Manchester United to get back into the Champions League via a top 5 finish in the Premier League this year because we know they'll have an extra place. So the timing of this one surprised me because I actually thought he was safe until the end of the season. And Ratcliffe, remember, has been very vocal about the fact that he thought Amorim needed 3 years. Before they could judge him, before they would make any snap decisions, they would give this guy that they've invested so much in, that they've backed so heavily that they were going to give him 3 years. So for them to turn around and sack him after a little bit of dissent, a little bit of public dissatisfaction with how the club was being run, is mind blowing, really. And at the same time, utterly unsurprising because I have no faith in the leadership at Manchester United. We're seeing they backed Ten Hag with an awful lot of money, and then sacked him inside 6 months. They've done pretty much the same thing with Amorim. They brought in a sporting director. They got rid of him after 6 months because he clashed with the way they wanted to run the club. So quite rightly now, I think the focus is not falling on Carrick, who is this, let's face it, a safe enough appointment until the end of the season, as you say. The focus now is falling on the people making the shots, calling the shots at Old Trafford, including Wilcox and all these guys. And I think that's where the fans should be focusing their energy at the moment, going, are these guys really the right people to turn this club around? That's right. There's a lot of noise and chatter coming out from these fan groups as well that the focus should be on the board, and the board needs to be sacked and people who can actually run a football club. Very rightly, you pointed towards Dan Ashworth as well, how they brought him from Newcastle United only to let him go, and then how they handled Ten Hag, giving him so much money, then sacking him, and now Amorim as well. It's so unfortunate to see a club like this being run the way it has been since pretty much the departure of Sir Alex Ferguson. Exactly. But it is what it is. But one good thing, Mark, which I really enjoyed seeing also on your website on goal.com is the coverage AFCON is getting this time around, and so many fantastic storylines coming out from there as well. So now we have the final on our just around the corner. What do you make of this entire tournament, the way it's been run, and your predictions for the final? Yeah, I think as I wrote before the tournament started, that the scheduling did it no favors whatsoever, kind of plopping it right in the middle of the club season in Europe. And that it's really, really unfortunate, really kind of disrespectful as well, in that such a tournament that's provided so much drama, as you said, over the years, it's always been such an exciting, colourful, fantastic, intriguing tournament, featuring loads of great football as well, that to have it just in the middle of the season. And it was unfair, I thought, that the focus in the run-up to this tournament was all about, from a Premier League perspective, which is the biggest league in the world, it was all about, who's going to be most negatively affected by this tournament? Who's going to lose the most players? Who's going to really struggle while the AFCON is going on? So the AFCON became like an afterthought.
And that's just, it's so harsh. It's just a terrible way to view like a massive, massive continental tournament that should have the same standing and stature as the European Championships. But obviously, as we know, Europe football is often so Eurocentric because all the best players play there, because all the money is there. That's how these things get perceived and construed now. So I think that was a terrible way for it to start. But it's been very dramatic. It's been fantastic. There's been so much focus on Mohamed Salah, obviously, because it was like, will he finally get his hands on the AFCON? And for him to have his journey once again ended by Sadio Mane, his kind of teammate turned nemesis, was an incredible storyline. I think I really enjoyed watching Nigeria. I think uh, following the antics and the goal scoring exploits of Victor Osimhen is always incredible. Is always fun. And I think we've got as well. It's nice that we've got the two best teams. I think are in the final. I think Senegal versus Morocco. And for the hosts, this is just such a story. They're trying to end 50 years of hurt. So we've got so many incredible storylines. I think the semi-finals, if I'm being honest, were quite disappointing. But I think that was reflective of the tension involved and what's at stake for those four teams. So I'm really looking forward to the end of it. I think it's been gripping. I think there's been some fantastic side stories and subplots like Benin and Mozambique. I think there's been some great games. I thought Ivory Coast against Egypt was a fantastic match. So yeah, I'm just hoping now that the tournament gets the final it deserves, but and kind of draws the world onto it. I'm hoping on Sunday evening a lot of people are tuning in to watch a really, really strong Senegal team go up against Morocco, who are arguably one of the best teams in the world at the moment. So I'm hoping for a pretty dramatic and exciting and fitting finale to this tournament. And because of this tournament, we now also know that there's someone out there who can stand 90 minutes without blinking an eye as well. Yes, exactly. The AFCON never fails to deliver drama and excitement and wonderfully colorful characters. Absolutely. Mark, it's always a pleasure having you. Thank you so much for your wonderful analysis, and we hope to have you once again very soon on our program. Absolutely, be a pleasure as always. Thank you. Thank you. ये थे goal.com के फीचर्स एडिटर अपने एनालिसिस हमारे साथ शेयर कर रहे थे. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत कम टाइम है, सो वी हैव टू वाइंड अप. लेकिन जाने से पहले सम प्रेडिक्शंस. AFCON फाइनल सेनेगल और मोरक्को, हु डू यू सी? अल्टीमेटली सेनेगल की बैड लक ये होगी कि कूलीबाली को एक तो इंजरी हो गई थी, ग्रॉइन इंजरी सेमीफाइनल के अंदर, प्लस उनको येलो कार्ड भी मिल गया था, वो डेफिनेटली सस्पेंडेड है. हबीब डियारा सनडरलैंड के जो मिडफील्डर हैं, ही इज आल्सो सस्पेंडेड बिकॉज ही पिक्ड अप अ येलो कार्ड एज वेल. और इस टूर्नामेंट में 2 येलो कार्ड के ऊपर आप सस्पेंड हो जाते हैं. वो हर टूर्नामेंट में होता है, लेकिन यूजुअली बड़ी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल के ऊपर आपका क्लीन स्लेट होता है. तो अगर आपको येलो कार्ड मिल भी जाता है तो आप ऐसा नहीं कि फाइनल स्किप करो. लेकिन ये AFCON का एक और वन ऑफ द ड्रॉबैक्स हैं. तो उसके बाद अगर अब उसकी बात करें सिटी और, लेकिन आप जा रहे हैं मोरक्को के साथ 100% अल्टीमेट. वो आप इशारा कर रहे हैं तो मैं टाइम नहीं है. मैनचेस्टर डर्बी आई डेफिनेटली फील कि मैनचेस्टर सिटी इज गोना बीट यूनाइटेड फॉर श्योर विद द न्यू साइनिंग्स एज वेल. ओके, सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि मैनचेस्टर विल बी ब्लू एंड मोरक्को विल बी रेड. द AFCON विल बी रेड. ऑन दैट नोट हम आपसे लेंगे इजाजत. इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. टिल वी मीट अगेन, किक ऑफ की टीम की जानिब से गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू.